आज की कहानी 3 ऐसी नन्स के इर्द गिर्द घूमती है जिनकी जिंदगी बाहर से पूरी तरह धार्मिक दिखती है, लेकिन उनके अंदर छुपी इच्छाएं बिल्कुल अलग हैं। कहानी जुड़ती है एक ऐसे लड़के से जो बोल और सुन नहीं सकता। किस्मत से उसका रिश्ता एक राजा की पत्नी से जुड़ जाता है और यही रिश्ता उसकी जिंदगी को खतरे में डाल देता है। जब राजा को इस सच्चाई का पता चलता है तो वह लड़का अपनी जान बचाने के लिए अपनी पहचान छुपाकर एक चर्च में काम करने लगता है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस चर्च को वह सबसे सुरक्षित जगह समझ रहा है वहीं मौजूद कुछ नन्स की जिंदगी अजीब और दबे हुए जुनून से भरी हुई है। इस चर्च में आने के बाद उस लड़के के साथ आगे क्या क्या होता है यही जानेंगे आज की इस कहानी में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत होती है फर्नांडा नाम की एक सिस्टर से जो अपने गधे को पकड़कर जंगल के रास्ते चर्च की ओर लौट रही होती है। चर्च पहुंचते ही जेनेव नाम की दूसरी सिस्टर उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। फर्नांडा जवाब देती है, हमेशा की तरह कल रात भी मेरा गधा भाग गया था और उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। इस पर जेनेव हैरानी से कहती है, मैं तो हर रोज गेट अच्छे से लॉक करती हूँ, फिर हर रात ये भाग कैसे जाता है। दोनों आपस में बातें ही कर रही होती हैं कि तभी पास से गुजर रहा माली लूर उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन जवाब देने के बजाय दोनों सिस्टर्स उसे बुरा भला कहकर टाल देती हैं। अगले सीन में सभी सिस्टर्स चर्च के अंदर सुबह की प्रार्थना करती दिखाई देती हैं। प्रार्थना के बाद वहां की सुपीरियर सिस्टर मारिया फर्नांडा से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। इस पर फर्नांडा बिना झिझक कहती है कि वह बाहर जाकर अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहती थी। अगले दिन इलेरिया के पिता उससे मिलने आते हैं। वे बताते हैं कि उसके लिए लड़का नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर एलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर चर्च में दिया जाने वाला डोनेशन थोड़ा कम कर दिया जाए तो दहेज के पैसों का इंतजाम हो सकता है, लेकिन उसके पिता साफ मना कर देते हैं और यह सुनकर एलेक्जेंड्रा अंदर से टूट जाती है। अगले दिन हम तीनों सिस्टर्स को एक साथ देखते हैं जो अपने बनाए हुए कपड़े कहीं ले जाने की तैयारी कर रही होती हैं। इसी दौरान एलेक्जेंड्रा अपने पिता से हुई बातचीत बाकी दोनों सिस्टर्स को बताती है, जिसे सुनकर वे दोनों भी मायूस हो जाती हैं। तभी उनकी नज़र वहां काम कर रहे माली लूर पर पड़ती है जो उन्हें अजीब और असहज नज़रों से देख रहा होता है। लूर का ऐसा बर्ताव देखकर तीनों सिस्टर्स गुस्से में आ जाती हैं और उस पर भड़कने लगती हैं। अपने अंदर की नाराज़गी निकालने के लिए वे चर्च के अंदर जाकर लूर का सामान इधर उधर फेंक देती हैं, लेकिन उनका गुस्सा यही नहीं रुकता। बात इतनी बढ़ जाती है कि वे उसके साथ। दूसरी तरफ हम इस चर्च के फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर्स द्वारा बनाए गए कपड़े बाजार में बेचने के लिए निकलते हैं। रास्ते में लूर उनसे मिलता है और कहता है कि अब वह इस चर्च में काम नहीं करना चाहता क्योंकि तीनों सिस्टर्स ने उसका वहां रहना मुश्किल कर दिया है। इस पर फादर टोमासो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लू इसके बाद कहानी हमें चर्च से कुछ मील दूर एक आलीशान घर तक ले जाती है। यहाँ हम लॉर्ड ब्रूनो नाम के एक जमींदार को देखते हैं जो अपनी पत्नी फ्रांसिस्का के साथ डिनर कर रहा होता है। लॉर्ड ब्रूनो अपने कामकाज की बातें कर रहा होता है, लेकिन उसकी पत्नी का ध्यान कहीं और ही भटका हुआ होता है। उसकी नज़र पास खड़े नौकर मसेड पर टिक जाती है और मसेड भी अपनी मालकिन को। दोनों के बीच बिना शब्दों के एक अजीब सा तनाव पैदा हो जाता है। रात होते होते ये छुपा हुआ रिश्ता और गहरा हो जाता है। कुछ देर बाद फ्रांसिस्का मायूसी भरे शब्दों में कहती है कि उसका पति उसे भावनात्मक रूप से समझ नहीं पाता और इसी खालीपन में वह गलत फैसले लेने लगती है। तभी कमरे के बाहर ब्रूनो के आने की आहट सुनाई देती है और यह सुनते ही मसेड घबरा जाता है। वह जल्दी से खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो पीछे से उसे देख लेता है। ब्रूनो उसका पीछा करता हुआ नौकरों के रहने वाले हिस्से तक पहुंच जाता है। मसेड वहां पहले पहुंचकर सोने का नाटक करने लगता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके बाद ब्रूनो सभी नौकरों को एक एक करके ध्यान से देखने लगता है। जब वह मसेड के पास पहुंचता है तो उसे शक जरूर होता है कि शायद यही वह आदमी है, लेकिन अंधेरे की वजह से वह उसे ठीक से पहचान नहीं पाता। इसीलिए ब्रूनो एक चाल चलता है और मसेड के थोड़े से बाल काट देता है ताकि सुबह सच्चाई सामने आ सके। लेकिन जैसे ही ब्रूनो वहां से जाता है मसेड चुपचाप उठता है और अपने बाकी साथियों के बाल भी थोड़े थोड़े काट देता है। सुबह होते ही ब्रूनो सभी नौकरों को लाइन में खड़ा कर देता है और एक एक करके सबके बाल चेक करता है, लेकिन जब वह देखता है कि सभी के बाल कटे हुए हैं तो वह समझ नहीं पाता कि असली आदमी कौन था। अगले सीन में जब ब्रूनो और फ्रांसिस्का एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो ब्रूनो गंभीर लहजे में अपनी पत्नी को चेतावनी देता है। वह कहता है कि जो कुछ भी हुआ है
वह बिल्कुल ठीक नहीं था और उसे शक है कि फ्रांसिस्का भी इन सब में शामिल है। वह साफ कह देता है कि अगर वह नौकर उसे मिल गया तो वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन फ्रांसिस्का उसकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरती और सीधे कह देती है कि वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद हम मसेट को फिर से काम करते हुए देखते हैं। कुछ ही देर में फ्रांसिस्का वहां आ जाती है और मसेट के करीब जाने की कोशिश करती है, अपनी अधूरी भावनाओं को फिर से जिंदा करने के लिए। लेकिन इस बार दूर से ब्रूनो उन दोनों को देख लेता है। मसेट समझ जाता है कि ब्रूनो ने सब कुछ देख लिया है और अपनी जान बचाने के लिए वह वहां से तेजी से भागने लगता है। ब्रूनो अपने आदमियों को उसके पीछे भेज देता है, लेकिन मसेट उनकी पकड़ में नहीं आता। जंगल के रास्तों से भागते भागते काफी दूर जाने के बाद मसेट की नज़र फादर टोमासो पर पड़ती है। फादर ने बाजार के रास्ते में थोड़ी वाइन पी ली थी और नशे की वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है, जिससे सिस्टर्स द्वारा बनाए गए सारे कपड़े नदी में बहने लगते हैं। यह सब देखकर मसेट फादर की मदद करता है और बहते हुए कपड़ों को फिर से इकट्ठा कर देता है। इससे फादर बहुत खुश हो जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मसेट का कोई घर नहीं है तो वे उसे अपने साथ चर्च पहुंचकर फादर उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और समझाते हैं कि यहाँ तुम्हें गूंगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा, वरना चर्च की सिस्टर्स तुम्हें काफी परेशान कर सकती हैं। अगले दिन सुबह फादर मसेट को सिस्टर मारिया से मिलवाते हैं और बताते हैं कि वह काम के लिए एक आदमी को लाए हैं, लेकिन यह बोल और सुन नहीं सकता। यह सुनकर मारिया उसे काम पर रख लेती है और उसी दिन से मसेट चर्च में काम करने लगता है। लेकिन सिस्टर अलेस और फर्नांडा को इस बात की जानकारी नहीं होती। इसी वजह से फर्नांडा मसेट को अनजान आदमी समझ लेती है और घबराकर उसके पास दौड़ती हुई आती है, यहाँ तक कि डर के मारे उससे सवाल भी करने लगती है कि तुम कौन हो। तभी सिस्टर अलेस जल्दी से सिस्टर मारिया को लेकर आती है और मारिया उन्हें बताती है कि यह चर्च का नया माली है, जिसका नाम मसेट है और यह गूंगा है। इसके बाद हम एलेक्जेंड्रा को एक बूढ़ी नन के साथ कपड़े बनाते हुए देखते हैं, लेकिन काम के दौरान उसकी सिलाई की फ्रेम टूट जाती है। फ्रेम ठीक करवाने के लिए वह मसेट के पास जाती है, लेकिन तभी सिस्टर जेनेव उसे जाते हुए देख लेती है और छिपकर उस पर नजर रखने लगती है। एलेक्जेंड्रा मसेट से फ्रेम ठीक करने को कहती है और मसेट चुपचाप काम करने लगता है। इसी दौरान एलेक्जेंड्रा अपने मन की बात निकालती है कि वह यहाँ नहीं रहना चाहती और न ही पूरी जिंदगी सिलाई का काम करना चाहती है। वहां से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहती है, क्योंकि एलेक्जेंड्रा ये अच्छी तरह जानती थी कि मसेट न तो कुछ सुन पाएगा और न ही किसी से कुछ कह पाएगा। उसी रात फादर मसेट के कमरे में आते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका दिन कैसा रहा, क्योंकि यहाँ की सिस्टर्स का स्वभाव थोड़ा झगड़ालू है, जिससे काम करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। मसेट इशारों में उधर फर्नांडा अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है, तभी उसकी खिड़की पर कोई पत्थर फेंकता है। वह खिड़की खोलकर देखती है तो सामने उसकी बचपन की दोस्त मार्ता खड़ी होती है। इसके बाद दोनों एलेक्जेंड्रा के कमरे में चली जाती हैं, जहां तीनों मिलकर वाइन पीने लगती हैं। कुछ ही देर में सिस्टर जेनेव भी वहां आ जाती है और माहौल और भी खुला खुला सा हो जाता है। मार्ता अगले दिन जब मसेट अपना काम कर रहा होता है, तभी एलेक्जेंड्रा वहां आती है और उससे कहती है कि उसने उसके लिए एक रुमाल बनाया है। वे उसी रुमाल से मसेट का पसीना पोंछती है और पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। दरअसल पिछली रात मार्ता की बातों ने उसके मन में अजीब से ख्याल जगा दिए थे और बातचीत के दौरान वह खुद पर काबू नहीं रख पाती एक पल के लिए। अगले सीन में जेनेव और फर्नांडा कपड़े धो रही होती हैं, तभी वहां एलेक्जेंड्रा आ जाती है, जो आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। फर्नांडा उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है और उसके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। इस पर एलेक्जेंड्रा बताती है कि वह नए माली के साथ उसके कामों में मदद कर रही थी। यह सुनकर दोनों को हैरानी होती है, क्योंकि एलेक्जेंड्रा इसके बाद हम फर्नांडा और मार्ता को जंगल में देखते हैं, जहां वे उसी खास जड़ी बूटी की तलाश कर रही होती हैं। जड़ी बूटी मिलने के बाद वे उसे उबालकर एक तरल तैयार करती है। फिर मार्ता उस तरल की 2 बूंदें फर्नांडा की आंखों में डालती है और उसकी उंगली में हल्का सा कट लगाकर थोड़ा खून लेकर उसके गालों पर लगा देती है। इसके बाद दोनों मसेट के कमरे में जाती हैं, जहां शुरुआत में मसेट को यह सब काफी अटपटा लगता है और वह समझ नहीं पाता कि वे उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे हालात उसके काबू से बाहर होने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों वहां से निकल जाती हैं और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। अगली सुबह मसेट एलेक्जेंड्रा के कमरे में जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक सिस्टर बायोला कमरे में आ जाती है, जिसे वे पहले नोटिस नहीं कर पाते। बायोला के आते ही दोनों घबरा जाते हैं। एलेक्जेंड्रा खुद को संभालते हुए बायोला की मदद में लग जाती है, जबकि मसेट चुपचाप बिस्तर के नीचे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद वह बिना कोई अगले दिन सांद्रा मसेट के कमरे में आती है और उससे सवाल करती है कि उसने झूठ क्यों बोला था कि वह गूंगा है। तभी जिनेवा के आने की आवाज़ सुनकर
एलेक्जेंड्रा जल्दी से एक कोने में जाकर छिप जाती है। इसके बाद मसेट सोने का नाटक करने लगता है। जड़ी बूटी के नशे में जिनेवा मसेट के पास आकर उससे चिपकने लगती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, लेकिन तभी फर्नांडा के आने की आवाज़ सुनकर जिनेवा भी घबरा जाती है और जाकर छिप जाती है जहां पहले से ही एलेक्जेंड्रा छिपी होती है। एक दूसरे को वहां देखकर दोनों चौंक जाती हैं। इसके बाद फर्नांडा कमरे में आती है, मसेट को चाकू दिखाकर डराती है, उसके हाथ बांध देती है और आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जबरदस्ती जंगल की ओर ले जाने लगती है। इस दौरान एलेक्जेंड्रा और जिनेवा चुपचाप छिपकर उसका पीछा करती हैं। जब वे जंगल के बीच पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी होती है। वहां वे देखती हैं कि जंगल के बीचों बीच आग जली हुई है और उसके चारों तरफ कई औरतें अजीब हालात में नाच रही हैं। पास ही मसेट को भी बांधकर रखा गया होता है। मार्ता और फर्नांडा मिलकर मसेट की बलि देने ही वाली होती हैं। तभी डर के मारे मसेट बोल पड़ता है और खुद को छोड़ देने की गुहार लगाता है। यह सुनते ही सबको समझ आ जाता है कि मसेट न तो गूंगा है और न ही बहरा। इसी बीच जैसे ही फर्नांडा बलि देने आगे बढ़ती है तभी सिस्टर एलेस वहां पहुंच जाती है और उसके हाथ से चाकू छीनकर मसेट को बचा लेती है। इसके बाद सभी चर्च पहुंचते हैं जहां एलेस चिल्लाकर सबको बताती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। शोर सुनकर फादर बिशप बाहर आते हैं। तभी वहां फर्नांडा, एलेक्जेंड्रा और मसेट भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनेवा उन पर आरोप लगाती है कि ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और दोनों सिस्टर्स इस माली के साथ गलत रिश्ते में थी। फादर बिशप अब सब कुछ समझ जाते हैं कि चर्च के अंदर अब तक क्या चल रहा था। अगले दिन वह एक एक करके सभी को सजा सुनाते हैं और मसेट को दोबारा लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है। अंत में हम तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो एक दूसरे से माफ़ी मांगती हैं और सिस्टर जिनेवा भी फर्नांडा से अपनी गलती स्वीकार करती है। मुझे माफ़ कर देना कहते हुए तीनों सिस्टर्स मसेट के बारे में सोचने लगती हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं लॉर्ड ब्रूनो उसे मार न डाले, इसलिए वे उसे बचाने का एक प्लान बनाती हैं। उधर लॉर्ड ब्रूनो मसेट को जेल में बंद कर देता है। मसेट सिपाहियों से उसे आज़ाद करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वे मना कर देते हैं और उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कुछ देर बाद सिपाहियों की नज़र एक कछुए पर पड़ती है जिसकी पीठ पर जलती हुई मोमबत्ती रखी होती है। वे हैरानी में उस कछुए के पीछे पीछे चले जाते हैं। दरअसल यह सब सिस्टर्स की ही चाल होती है। जैसे ही सिपाही वहां से हटते हैं तीनों सिस्टर्स चुपके से आकर मसेट को जेल से बाहर निकाल लेती हैं। उसकी जगह एक पुतला रख देती हैं और मसेट को सिस्टर्स के कपड़े पहना देती हैं। इसके बाद वे उसे लेकर जंगल की तरफ भाग जाती हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द लिटिल आवर्स 2017 की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिल्म का यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह फिल्म कैसी लगी। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो